आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। हमें पूर्णांकों क्या कर, देखिए 9 से 12 तक में दिया हुआ है कि केवल द्विघात समीकरण बनाइए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। क्या करना है, जो कंडीशन दिया हुआ है, जैसे यही कंडीशन दिया है तो इसको कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। लेकिन वो आंसर में जो है उसको हल कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे और उसके बाद हल भी कर दिया जाएगा ताकि आंसर भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं। दो क्रमागत, देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगे आने वाली, ठीक है ना। जैसे ये अगर हम कर दे 8, इसके बाद क्रम से आगे आने वाली 9, इसके बाद 10, इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये संख्या जैसे कि अगर ज्ञात है तो उसमें एक जोड़ दिए तो अगला मिल गया, फिर एक जोड़ दिए तो अगला मिल गया। अगर इसी में इसको हम मान लेते x, तो अगला वाला हमको एक ज्यादा यानी कि x में एक जोड़ना पड़ता है, अगली संख्या जो है हमारी x+1 हो जाएगी। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल की गुणनफल, सॉरी यहाँ पे गुणनफल है, गुणनफल 306 है। तो क्या करना है, ये दो क्रमागत संख्याएं मिल गई हमको, दो क्रमागत पूर्णांक मिल गए, धनात्मक पूर्णांक। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, x इंटू x+1 और ये गुणनफल है 306। तो इसमें गुणा कर देंगे, x² + x बराबर 306, इधर ला दें x² + x माइनस 306 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से तो यहीं पे आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब उसके बाद इसको हल नहीं करना था, लेकिन चूंकि आंसर दिया है कि जो आंसर में जो दिया है तो उसमें हल किया है तो हल कर देते हैं। 306 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 1 आवे, ठीक है। तो 306 का खंड क्या होगा, देखिए 1 5 3 5 1 17 फिर 17 3 3 18, x² + 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दें, x² + 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। x का मान ले लें, x + 18 माइनस 17 का मान ले लेंगे, x + 18 बराबर 0। तो x माइनस 17 और x + 18 बराबर 0। यहां से क्या मिल रहा है, 17 और माइनस 18। अब ये देखिए, ये माइनस 18 हम छोड़ेंगे क्योंकि कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यहां पर देखिए क्या दिया, धनात्मक, तो ये तो ऋणात्मक हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। अग्राह्य का मतलब कि लेने योग्य नहीं है, इसको स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो x बराबर 17 आ गया। अब ये आ गया 17, तो ये क्या हो जाएगा, 17 + 1 बराबर 18। अतः धन पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी 17 और 18, ठीक है। x का मान जब निकल जाएगा, x का मान ये तो 1 हो गया, फिर अगली संख्या x+1 है, तो 17 + 1 बराबर 18। तो ये दो संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से, एक समान चाल का मतलब ये होता है कि स्पीड घट बढ़ नहीं रही है। अगर 40 का 50 का स्पीड से चल दिया, 50 का स्पीड का मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो
ओवरऑल 480 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी उसकी चाल नहीं बदलनी है, तो उसको समान चाल कहेंगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में तो सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा हल कर देंगे ताकि उसकी चाल ज्ञात हो जाए। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से t घंटे में तय करती है। यहां पर लिखेंगे माना चाल समान चाल, यहां पर लिखेंगे समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और लगा समय बराबर t घंटे। ठीक है, और दूरी कितना है, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। अब इसी दूरी को, तो दूरी बराबर क्या होगा, देखिए दूरी बराबर नहीं समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है t, दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अब उसकी चाल घट रही है, यहां पर x की जगह x माइनस 10 हो गई, अरे सॉरी x माइनस 8 हो गई, और समय बढ़ गया। समय कितना बढ़ गया, t की जगह t प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कमी होने पर नया चाल बराबर x माइनस 8। पहले x था, अब जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में कमी हो गई तो x से 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब समय बढ़ जाएगा, समय कितना हो जाएगा, लगा समय बराबर t प्लस 3 घंटे, है ना। पहले t लग रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो दूरी, यहां से भी दूरी निकाल लें, दूरी सॉरी यहां पे समय निकाले थे ना, तो समय यहां भी निकाल दें। दूरी भी निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से समय t प्लस 3 और दूरी तो वही रहेगी और चाल घट गया, चाल अब x माइनस 8 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमको चाल ज्ञात करनी है तो हम t को गायब कर दें। चाल ज्ञात करनी है यानी x को ज्ञात करना है? t इसमें आया है तो t को गायब कर दें। t कैसे गायब होगा, प्रतिस्थापन विधि से। यहां से t का मान उठा लें समीकरण 1 से और इसमें रख दें, तो हमारा दोनों पक्ष जो है x में आ जाएगा। फिर इसको हल कर देंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो t की जगह 480 बटा में x और प्लस 3 हो जाएगा, है ना। t की जगह 480 बटा x और प्लस 3 हो गया, बराबर 480
बटे में x माइनस 8। इसका इधर गुणा कर दें, 480 बटा में x प्लस 3 और x माइनस 8 बराबर 480 गुणा कर दें। तो यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो x x कट जाएगा, बचेगा 480। यहाँ पर माइनस 64, 8 को 32, 38, 38, 40 बटे में x, अब फिर प्लस 3x माइनस 24 बराबर 480, ये तो कट जाएगा। फिर लघुत्तम लेंगे ना, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया, ये माइनस होगा तो पहले लिख दे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब जब 3840 में इसका गुणा करके करेंगे, देखिए हम गुणनखंड जो है आप कर लीजिएगा, 120 प्लस 96x माइनस 3840 बराबर 0। 3x कॉमन, x माइनस 40 और प्लस 96 कॉमन, x माइनस, देखिए यहाँ पर 40 बचेगा। 40 का मतलब कि देखिए 4 छंग 24, हासिल है 2, 4 9 36, 36 2 38, यानी कि यहाँ पर 40 बराबर 0। x माइनस 40 और 3x प्लस 96 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हमको मिल गया x बराबर 40 और यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस 32 किलोमीटर प्रति घंटा भी करेंगे ना, चाल है तो, और माइनस 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी या क्षेत्रफल इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें माइनस होता है तो हम लोग छोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि दूरी धनात्मक होगी, क्षेत्रफल धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर जो चाल है ना, अगर ऋणात्मक है तो उसका मतलब है, ये इसको कहते हैं मंदन, चाल में कमी हो रही है, ठीक है ना। और ये है 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो हम माने हैं वो x का मान है। तो इसका मतलब कि रेलगाड़ी की समान चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको छोड़ देंगे हम, ये चीज छूट जाएगा, इसको लिख देंगे अग्राह्य। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। भूखंड का मतलब एक भूमि का भाग उसको कहते हैं, वो आयताकार शेप में है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल इसका 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्र की लंबाई ये और ये चौड़ाई है, इसको क्या कहेंगे, ये लंबाई है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। देखिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से, अगर चौड़ाई पता होता तो उसका दुगना कर देते और उसमें एक और जोड़ देते तो लंबाई पता हो जाता। अब चूंकि चौड़ाई पता नहीं है तो उसी को मान लें, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर स्क्वायर में दिया है ना, वर्ग मीटर में दिया है तो x मीटर मान ले चौड़ाई। अब चौड़ाई पता हो गया, चौड़ाई कितना हो गया x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इस चौड़ाई का दुगना कितना होगा 2x, और लेकिन इससे एक और ज्यादा है तो एक और जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है 528, लंबाई 2x+1 और चौड़ाई x। गुणा कर दीजिए 2x² + x, इधर हो गया 500, इसको भी उधर ले जाएं तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। देखिए आंसर क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर यही हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर यही हो गया, लेकिन आंसर के हिसाब से बुक में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से ये आंसर नहीं है, और आगे हल करना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है दोनों। तो इसका गुणनखंड 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1056। 1056 का खंड करेंगे तो ये तो 528 हो जाएगा, फिर 2 से 2 × 4 2 × 6 12 264, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से 116, फिर 2 से 58, फिर 2 से, देखिए यहाँ पे गलती हुई, 2 से भाग करेंगे 66 होगा ना, फिर यहाँ पर 33 और यहाँ से 3 से काटेंगे 11, फिर 11 से काटेंगे तो अब इसका खंड करना है 11 × 33, 2 × 4 2 × 8 2 × 16 32, 32 33, 33 बड़ा है प्लस है तो 33 बड़ा प्लस वाला बड़ा लेंगे। 2x² + 33 माइनस 32 × x माइनस 528 बराबर 0। ऐसे अब कोष्टक तोड़ दें, 2x² + 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ तो x का मान 2x + 33 माइनस 16 का मान ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और चूंकि माइनस का मान लिया तो प्लस हो जाएगा 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48, तो x - 16 और 2x + 33 बराबर 0। x बराबर 1 तो 16 हो गया, और दूसरा देखिए -33/2 माइनस 16 × 32 ना 16.2, तो इसको तो छोड़ दिया जाएगा, ये भाग छोड़ दिया जाएगा 16.5, इसको छोड़ दिया जाएगा। x निकल गया यानी कि चौड़ाई पता हो गया, x बराबर 16, तो लंबाई 2x+1 बराबर 2 × 16 + 1 16 × 32 से 33, यानी कि हो गया चौड़ाई बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर 33 मीटर। ये अच्छा एक चीज है, गुणा करके थोड़ा सा देख लें, 16 का इसमें गुणा करें तो 16 × 3 = 48 और 16 × 3 = 48 = 52, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 13। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। रोहन की माँ 26 साल बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु जो लिया जा रहा है वो वर्षों में है, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अगर इस समय जो वर्तमान आयु है उसमें 3 दोनों में जोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद गुणा किया जाए तो दोनों के आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए, फिर वहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे उसको हल भी कर रहे हैं। देखिए क्या ज्ञात होता तो रोहन की माँ की आयु पता हो जाती।
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। यदि रोहन का उम्र पता होता, यदि रोहन का उम्र पता होता तो उसमें 26 जोड़ देते तो रोहन की माँ की आयु पता हो जाती। तो रोहन की आयु नहीं पता है तो उसको मान लिया जाए। माना रोहन की आयु x वर्ष है। ठीक, अब रोहन की पता होगी तो रोहन की माँ की आयु। अतः अच्छा, ये रोहन की वर्तमान है, वर्तमान आयु। अतः रोहन के माँ की वर्तमान आयु बराबर, कह रहे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी कि इसमें अगर रोहन में 26 साल जोड़ दिया जाए तो ये रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, ये वर्ष हो जाएगा। ये तो वर्तमान हुआ, इस समय की बात है, वर्तमान की बात है। आयु का गुणनफल करना है लेकिन 3 साल बाद। तो 3 साल बाद में क्या करेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3। रोहन में वर्तमान में 3 जोड़ जाएगा और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु बराबर, ये देखिए x प्लस 26 है ना, x प्लस 26 रोहन की माँ की वर्तमान आयु है, इसमें 3 जोड़ देंगे। अब 3 जोड़ेंगे तो 26 3 29 हो जाएगा, तो x प्लस 29 वर्ष। अब इसका और इसका गुणनफल 360 हो जा रहा है, 360 है ना। आयु का गुणनफल आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, देखिए रोहन का 3 वर्ष बाद आयु जो है x प्लस 3 है और उसकी माँ का x प्लस 29 है, और ये गुणनफल कितने के बराबर है, 360 के बराबर है, 360 के बराबर। ये गुणा कर दिए इसमें तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। तो ये 32 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 3 और 7 273 बराबर 0। अब 273 का खंड करना है कि घटाने पर 32 आवे, तो 273 का हम खंड कर दे रहे हैं। तो 2 से नहीं 3 से, 9 1 फिर 7 13 39 39 में से 7 कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। यहाँ पे कर दें तो ब्रैकेट तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x और माइनस 273 बराबर 0। तो x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 21 7 63 39, x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर 0। तो अब जब ये 0 करेंगे तो x बराबर 7 मिलेगा, इसको 0 करेंगे तो माइनस 39 मिलेगा।
अब माइनस में तो 39 रहेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, इसको अग्राह्य कर देंगे। ठीक है, तो x किसकी आयु है, रोहन की आयु, अतः रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। एक्चुअल में आंसर जो है, आंसर तो यहीं पे आ जाएगा, यहीं पर आंसर यही होगा, लेकिन हम लोग आगे हल कर दिए, चूंकि आंसर में दिया हुआ है इसलिए आगे हल कर दिए। चलिए ठीक है, पता भी हो गया, प्रोसेस पता हो गया कि मतलब इसके आगे कैसे हल होगा, और हल करेंगे तो क्या निकलेगा। अब x का मान निकल गया तो ये रोहन की आयु होगी। अब x का मान रख देंगे इसमें x + 26 में, तो 26 और 33 यानी कि 33 वर्ष जो है माँ की आयु हो जाएगी उसकी। तो ये हो गया आंसर।